नमस्कार प्यारे बच्चों, दूरदर्शन की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ स्मिता शर्मा। मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन भारत पार्ट 1 की NCERT की बुक क्लास 9th का लेसन 4th जलवायु का पार्ट 1। ठीक है, समकालीन भारत पार्ट 1 क्लास 9th में है। इसका पार्ट 2 हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि दिसंबर में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, या फिर मई के महीने में इतनी गर्मी क्यों होती है और जून के महीने में और जुलाई के महीने में भी इतनी बारिश क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे जलवायु। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष या 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम की जो दीर्घकालीन अवस्थाएं होती हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक जैसी चलती हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम कई सालों से देख रहे हैं कि हर 3 या 4 महीने में ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आती है और फिर शीत ऋतु आती है। तो यही जलवायु है जो कई सालों से स्थिर है। अब हम मौसम के बारे में समझेंगे। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम जो है वो विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे हम देखें कि सुबह के समय तेज़ी से सूर्य चमक रहा है, दोपहर होते होते बहुत घने बादल हो जाते हैं और शाम होते होते तेज़ी से बरसात होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मौसम कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में बार बार बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जो है वो दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक स्थिर रहती है। अब हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के तत्व। मौसम और जलवायु के मुख्यतः 5 तत्व हैं। पहला है तापमान, दूसरा है वायुमंडलीय दाब, तीसरा है पवन, चौथा है आर्द्रता और 5वां है वर्षण। चलिए, तो एक क्वेश्चन आ गया है हम लोग के सामने, भारत में कौन सी जलवायु है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में मानसूनी जलवायु है। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंसर है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। अर्थात मौसम का अर्थ है ऋतु के अनुसार मौसम का बदलना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये अरेबियन कंट्रीज़ की इमेज हमने यहाँ पर ली है और यहीं से मौसम शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम का ऋतुओं के अनुसार बदलना। चलिए, अब हमारा अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो हम आंसर देंगे कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, एशिया में इस प्रकार की जलवायु, देखिए ये हमारे सामने एशिया का मैप है। ये है दक्षिणी एशिया और ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। इन दोनों जगह पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सामान्यतः देश में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हम जानते हैं कि पूरे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रादेशिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम इन प्रादेशिक भिन्नताओं को विस्तार से समझने की कोशिश
करते हैं। सब गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है यहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ये प्रादेशिक भिन्नता है। जबकि जम्मू कश्मीर का ये जो पहलगाम है यहाँ पर तापमान मात्र 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो ये प्रादेशिक भिन्नता हम लोग को स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पहलगांव के नीचे ही द्रास है और द्रास का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह है तिरुवनंतपुरम, यह है केरल की राजधानी और यहाँ का तापमान सर्दी की रात में 22 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें तापमान में भिन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं हम। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, जैसे थार का मरुस्थल। यहाँ पर दिन का तापमान अगर हम देखें तो ये 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और देखिए रात का तापमान कितना पहुँच जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो यह स्पष्ट भिन्नता हमें दिखाई देती है। दिन एवं रात के तापमान में भी हमें अंतर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केरल या अंडमान एवं निकोबार के दिन तथा रात का तापमान लगभग समान होता है। केरल और अंडमान निकोबार, ये केरल है और ये अंडमान निकोबार है। ये समुद्री क्षेत्र में बसे हैं, तटीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की जलवायु सम है। तो दिन का तापमान भी जैसे हमने माना कि दिन में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो रात में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान भी हो सकता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के वितरण में भी भिन्नता होती है। अब हम वर्षांत की बात करते हैं कि कहाँ पर वर्षा अधिक होती है, कहाँ पर कम होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्षण भी कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम होता है। अगर हम बात करें कि हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, यानी कि बर्फ के रूप में होता है, तथा देश के शेष भागों में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब देखिए वर्षण की क्षेत्रीय भिन्नता कितनी अधिक है। यह मेघालय में, ठीक है, मेघालय में ये कितनी है, 400 सेंटीमीटर है। और वहीं मेघालय से पश्चिम में जाते ये लद्दाख और राजस्थान में ये मात्र 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये बहुत अधिक अंतर हमें दिखाई दे रहा है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा हो जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में अधिक होती है। बाकी सारे भागों में वर्षा जो है वो जून से सितंबर के मध्य में होती है। एक्चुअली में तमिलनाडु में वर्षा जो है वो लौटते हुए मानसून से अधिक होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है और देश के अधिकतर भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। देखेंगे हम लोग कि जो तटीय भाग हैं यहाँ पर तापमान में बहुत कम अंतर होता है और देश के अधिकतर भागों में हमें मौसमी
और ऋतुनिष्ठ अंतर दिखाई देता है। उत्तरी मैदानों में वर्षा सामान्यतः, उत्तरी मैदानों में क्या होता है कि पूरब से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा कम होती चली जाती है। इसीलिए अभी हमने पढ़ा था लद्दाख और राजस्थान के थार मरुस्थल में वर्षा मात्र 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। यह विभिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है। इस विविधता के कारण ही लोगों के जीवन में भी विभिन्नता पाई जाती है, उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायु दाब एवं पवन तंत्र, चौथा है समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धाराएं और छठा है उच्चावच लक्षण। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। इमेज की सहायता से हम समझेंगे। ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ पर ये सूर्य बना हुआ है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो अक्षांशों के अनुसार पृथ्वी को प्राप्त होता है। पृथ्वी की गोलाई है और सूर्य का प्रकाश की किरणें पृथ्वी की गोलाई के अनुसार अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होती हैं। जैसे भूमध्य रेखा सूर्य के बिल्कुल सामने होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। वहीं पर कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पर किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा कम तापमान प्राप्त होता है। फिर हम उत्तरी ध्रुव पे देखें, यहाँ पर किरणें, सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत कम तापमान की प्राप्ति होती है। वहीं पर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर भी तापमान बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर भी बहुत तिरछी पड़ती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान घटता जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। अब हम यहाँ पर डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, ये है क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल की ऊंचाई 7 से 16 किलोमीटर तक बताई गई है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाएगा। ठीक, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम होता है जबकि धरातलीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में हम लोग घूमने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ही जाते हैं ताकि वहाँ पे हमें ठंडक मिले और राहत मिले। अब है वायु दाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम उच्च अक्षांशों की बात करें तो यहाँ पर वायु दाब उच्च होता है, जबकि निम्न अक्षांश यानी भूमध्य रेखा पर वायु दाब कम होता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्री जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। महासागरीय धाराओं का समुद्र की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है। जैसे ही हम भारत का एग्जाम्पल लें, जैसे भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, लेकिन भारत के जो आंतरिक क्षेत्र हैं यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंदर वाला जो महाद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, यानी कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, ठंडी में बहुत अधिक ठंडी, इस तरह से। चलिए अब हम पढ़ते हैं, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली
हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागर की जो धाराएं हैं, जैसे ये धाराएं चल रही हैं, ये तटीय क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। जैसे कहीं से गर्म धाराएं आ रही हैं तो तटीय क्षेत्र पर गर्मी सी हो जाती है, कहीं से ठंडी धाराएं आ रही हैं तो तटीय क्षेत्रों पे भी तापमान गिर जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो, तब यह गर्म या ठंडा हो जाता है। तब यह तट जो है, ये तट लिखा हुआ है, गर्म या ठंडा हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं उच्चावच लक्षण। जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल पश्चिमी तट का ले सकते हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट हैं, ठीक है। जब पवनें समुद्र से भारत की तरफ आती हैं, मानसूनी पवनें जो कि वर्षा करने वाली हैं, तो ये पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ ही बरसात कर देती हैं, ठीक है। यह पश्चिमी घाट के अंदर नहीं जा पाती, इसी कारण से जो पश्चिमी घाट का पूर्व साइड वाला एरिया है ये वृष्टि छाया प्रदेश होता है, और जबकि पश्चिमी घाट में काफ़ी वर्षा होती है, यानी कि 250 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों पर होती है और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग यानी कि आंतरिक महाद्वीप में वर्षा बहुत कम होती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है अक्षांश। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित भाग उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ये है कर्कवृत्त। कर्कवृत्त जो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये भारत को दो भागों में बांटती है। पहला है यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिण भारत कहलाता है और कर्क रेखा के उत्तर वाला उत्तरी भारत कहलाता है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हम यहाँ पर इस इमेज की सहायता से समझेंगे, इस डायग्राम की सहायता से। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उसके बाद 23.5 से 66.5 तक शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चूँकि यहाँ हम निकटी हैं, थोड़े से ऊपर हैं, इसलिए यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर ध्रुवों के पास शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों बोल रहे हैं और इसको उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों बोल रहे हैं। तो भारत का आधा भाग जो है, दक्षिणी भाग जो है, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है और उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। अब हम देखेंगे ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। चलिए अब हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये है
एशिया जहाँ की बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और ये हिमालय पर्वत है जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, भारत में प्रवेश करने से रोकता है। इसी कारण भारत में अत्यधिक ठंडी नहीं होती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये हवाएं सीधी हमारे देश में प्रवेश कर जाती। वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। पहली है वायु एवं धरातलीय पवन है, दूसरी है ऊपरी वायु परिसंचरण, और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भारत जो है वो पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे ये भूमध्य रेखा है और इसके पूर्व उत्तर में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियों से ही उत्पन्न होती हैं। यह दक्षिण की ओर बहती हैं। इनका जो फ्लो है वो दक्षिण की ओर है, हमें एरो की सहायता से समझ में आ रहा है। कॉरियोलिस बल के कारण दक्षिण की ओर विक्षेपित होकर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, कॉरियोलिस बल के कारण यह दक्षिण की ओर विक्षेपित होकर निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं। कॉरियोलिस बल के कारण दक्षिणी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन हवाओं में नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। ये जो पवनें हैं उत्तरी पूर्वी पवनें, अधिकतर भाग इनका स्थलीय क्षेत्रों में है और एक स्थलीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब अधिक पाया जाता है, उच्च वायुदाब की कमी होती है। इस कारण यह पवनें वर्षा का कारण नहीं बनती, यानी कि इसके कारण वर्षा बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फेरल का नियम किसे कहते हैं या कोरियोलिस बल का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कोरियोलिस बल है, इसको आप समझ लीजिएगा कि इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। चलिए अब हम देखेंगे शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवा दक्षिण में निम्न वायुदाब वाले महासागर क्षेत्र के ऊपर बहती है। क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में उत्तरी क्षेत्रों में उच्च वायुदाब होता है और समुद्री भागों में निम्न वायुदाब होता है और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। चलिए अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए आंतरिक एशिया, ये जो एशिया का भाग है यहाँ पर
तथा भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब की बात है ये? ग्रीष्म ऋतु में, है ना। ग्रीष्म में हम देखते हैं कि बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी एशिया में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। जब यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है तो समुद्रों की उच्च वायुदाब वाली पवनें जो हैं, जो कि दक्षिण से पूर्व की तरफ चल रही होती हैं, ये कोरिलेसिस बल के कारण विषुवत वृत्त के पास आकर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी मॉनसून। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे और आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको आप लोग एक बार और फिर से पढ़िए और जितने क्वेश्चन आंसर हमने आपको आज इस चैप्टर में समझाए हैं वो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।